हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे MS1 के अंदर जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो डिजीज चली हुई है उसमें नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी जो है वो है एटलैक्टेसिस। तो एटलैक्टेसिस में सबसे पहले हमारी डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि एटलैक्टेसिस इट द कोलैप्स ऑफ लंग्स टिश्यूज अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑल ऑफ वन लंग्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये हमारे लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं वो अफेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा लंग्स का जो पार्ट है वो अफेक्टेड हो सकता है। इसमें जो कोलैप्स होता है, कोलैप्स इन द सेंस कि हमारे एल्वियल्स जो होते हैं वो हमारे अंदर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और झड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारा कोलैप्स बोला जाता है। दिस कंडीशन प्रिवेंट नॉर्मल ऑक्सीजन एडप्शन टू द हेल्दी टिश्यूज। तो इसमें कंडीशन क्या रहती है, इसमें जो हमारे हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो नॉर्मल ऑक्सीजन को सोख नहीं पाते हैं, उसको एडप्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसके एडप्शन में रुकावट पैदा होती है। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी बोली जाती है, एटलैक्टेसिस बोली जाती है। तो इसके अंदर हम नॉर्मल से देखेंगे कि भाई हमारा नॉर्मल जो लंग्स के अंदर पाए जाने वाले जो एल्वेयल्स होते हैं जिनमें हमारी गैस एक्सचेंज होती है, तो उनकी कंडीशन देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल होता है इधर वाला, और ये है हमारा कोलैप्स एल्वेयल्स। तो आप देख सकते हैं कि हेल्दी में और कोलैप्स एल्वेयल्स में कितना अंतर है, क्योंकि तो इनमें देख सकते हैं आप कि ये कैसे झड़े हुए और इनके जो कंट्रैक्शन पोजिशन है वो आप देख सकते हैं। अगर इस तरफ देखें हम, ये हमारा हेल्दी लंग्स है और ये हमारा कोलैप्स लंग्स है। तो कोलैप्स लंग्स की जो बाहर की जो कंडीशन दिखाई दे रही है वो भी हमारी कैसी है, बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी है, बिल्कुल ही झड़ चुकी है। और ये ही लंग्स जो है ये अंदर से हमारा ऐसा दिखाई देता है, यानी कि ये कंडीशन अंदर से हो जाती है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर हमारी कुछ रिस्क और कुछ जो हमारे कोज पाए जाते हैं कि भाई हमारा जो लंग्स है उसके अंदर पाए जाने वाले जो एल्वेल्स होते हैं उनकी कंडीशन या वो कोलैप्स कैसे हो जाते हैं। तो कोलैप्स होने का जो रीजन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कोज और रिस्क फैक्टर्स के दिए गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस का बनना बहुत ज्यादा हो जाता है अगर अगर स्मोकिंग ज्यादा की जाती है, अगर जो हमारा कॉन्शियस लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और BMI जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी वेट में जो हमारी BMI होती है। और इसमें जो हमारे एस्पिरेशन इज द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव इन एयरवे। तो हमारा एयरवे जो होता है, जो हमारा एयर आने जाने का जो रास्ता होता है उसके अंदर कुछ हमारी सांस लेने की जो चीजें होती है उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, स्पूटम ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, बल्कम ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। और एनेस्थीसिया जो है लंबे समय तक एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है, COPD हो सकती है, कोरोनिक हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है, और हमारा हाइपोवेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेशन कम हो जाना। तो ये हमारी जो चीजें रहती है कारण भी होती है हमारी एटलैसिस होने के, और ये हमारे रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो कि हमारा ज्यादा बढ़ा सकते हैं कोलैप्स की प्रॉब्लम्स को हमारे लंग्स के अंदर। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है फिजियोपैथोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या हो जाता है, हमारी जो हमारी पैथो होती है इसके अंदर हमारी जो फिजियोलॉजी होती है वो किस तरीके से होती है, इसमें बताया है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस इन एयरवे। तो सबसे पहले हमारा जो एयरवे होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होगा। जब हमारे एयरवे के अंदर किसी प्रकार की रुकावट पैदा हो जाती है तो क्या होगा, ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है हमारा, कहाँ, लीड टू लीक ऑफ एयर एक्सचेंज फ्रॉम एल्वियल। तो इन्होंने बताया एल्वियल से जो हमारा होता है उसके अंदर हमारी ब्लॉकेज, जहां से हमारी एयर पास होती है वहां पर हमारी ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एल्वियल से एयर बिकम्स ऑफ अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो फिर क्या होगा, हमारा एल्वियोल्स जो होती है उसमें क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर ब्लड स्ट्रीम जो है उसका होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, आउटसाइड एयर कैन नॉट रिप्लेस द अब्जॉर्ब एयर बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। तो आउटसाइड का जो एरिया होता है वो हमारा जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है, और वो अब्जॉर्ब करता है एयर को, क्योंकि ब्लॉकेज जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आउटसाइड का जो एरिया होता है वो रिप्लेस नहीं होगा, और हमारी जो एयर होती है यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसमें ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ लंग्स बिकम एयरलेस एंड एल्वियल्स कोलैप्स। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा आइसोलेट पोर्शन हो जाता है यानी कि जहां पर हमारी एयर नहीं जाती है, वो हमारा खाली सा जो एरिया हो जाता है लंग्स का, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एयरलेस वो एरिया होता है, और वहां पर हमारे एल्वियल्स जो है कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वहां ना एयर पहुंचेगी ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, अगर कुछ नहीं पहुंचेगा तो वहां पर अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन से, तो हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सिर्फ एक यही बात होती है देखने की कि स्टेप वाइज हमारी जो कंडीशन है वो कैसे बढ़ती है। तो इसमें स्टेप वाइज कंडीशन कैसे बढ़ी है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया पहले, जब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो पासिंग एयर जो भी चीजें होती है वहां पर क्या लीड हो जाएगी, वहां पर ब्लॉकेज लीड हो जाएगी एल्वियोल्स के अंदर, वहां पर ब्लॉकेज होगी तो हमारा क्या होगा, एल्वियोल्स जो है वो क्या बन जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम्स वहां पर होने स्टार्ट हो जाएगी, और आउटसाइड एरिया जो है वो हमारा क्या करेगा, रिप्लेस, और जो ऑब्जर्व होती है हमारी चीजें वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, और जो हमारा आइसोलेटेड जो एरिया हो जाता है वो हमारा कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा रीजन रहता है कोलैप्स होने का हमारे लंग्स का, क्योंकि जहां पर एयर नहीं जाएगी वहां पर कुछ भी नहीं चीजें जाएगी, ब्लड स्ट्रीम भी वहां पर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं जाएगा, तो वहां का जो एरिया होता है वो आइसोलेटेड हो जाता है। और आइसोलेटेड होने का मतलब सीधा सीधा यही है कि वहां का जो एरिया है फिर वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे अपने आप ही टूटना और खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे आगे जो इसके हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और कुछ हमारे डायग्नोसिस में दिए गए हैं।
तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फीवर होना स्टार्ट हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया यानी कि जो हमारा हार्ट हार्ट जो होता है वो हमारा बहुत ही तेजी से तीव्र गति से धड़कना, या प्लूरल पेन, प्लूरा जो एरिया होता है हमारा लंग्स के अंदर उसमें दर्द रहना, खांसी आना, डाइजेफिनिया यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, टैकिफेनिया यानी कि जो सांस की गति है वो भी तेज हो जाती है, सेंट्रल साइनोसिस हो सकता है, ब्लूइश कलर हो सकता है हमारी स्किन का, ठीक है, और स्पूटम प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में बलगम भी बनना स्टार्ट हो सकता है। अगर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम देखेंगे इसमें तो क्या क्या कराना जरूरी होता है पेशेंट का, सबसे पहले चेस्ट का एक्सरा करा सकते हैं और सीटी स्कैन जो होता है वो कराना जरूरी होता है। इसमें कुछ और भी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होते हैं वो हम देखेंगे अभी आगे। तो भाई इसमें ये आपको फिजिकल असेसमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, और इसमें फिजिकल असेसमेंट कराना पूरा का पूरा, और डिस्क्रीज ब्रीथ साउंड एंड क्रैकल्स हार्ट। तो आपने देखना है कि जो हमारी साउंड है सांस लेने की, जो आवाज हमारी आ रही है वो कैसी है, वो जैसे कि क्रैकल्स आवाज होती है, फटी हुई आवाज होती है, या बहुत भारी आवाज होती है, तो इस तरीके की चीजें आपने देखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो साउंड चेकअप जरूर कराना आपने, सेप्टोमेट्री करानी, सेप्टोमेट्री में पता चल जाता है कि कितनी एयर हमारे अंदर जा रही है और कितना आउटपुट है, यानी कि इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है वो हमारा सेप्टोमेट्री के अंदर ही पता चलता है। नेक्स्ट इसमें हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर माना जाता है। और इसमें हम मैनेजमेंट देखेंगे सबसे पहले, तो मैनेजमेंट के अंदर हमारी आ जाती है, सबसे पहले मैनेज करेंगे मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट द इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड रिमूव सेक्रेशन। तो सबसे पहले जो सेक्रेशन वगैरह है उसको रिमूव कराना है, और वेंटिलेशन को क्या कराना है, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है। और जो हमारा मेन गोल है ट्रीटमेंट का ये वो दो ही है हमारे, ताकि हम दोनों जो गोल्स है उन पर ध्यान दे सके। वेंटिलेशन इम्प्रूव करो ताकि जो सेक्रेशन है वो कम हो सके, बिल्कुल खत्म हो सके। नेक्स्ट ध्यान देना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी है अपने पेशेंट की। तो नेक्स्ट आपने ध्यान देना है पॉजिटिव एक्सपायरेटरी थेरेपी शुड बी गिवन। तो आपने पॉजिटिव एक्सपायरेटरी थेरेपी आपने जरूर देनी है जो हमारी एयर से संबंधित और ऑक्सीजन से संबंधित होती है, तो वो थेरेपी आपने जरूर देनी है पेशेंट को। और नेक्स्ट हम देखेंगे एम्बुलेशन शुड बी द मैनेज्ड एट द अर्ली स्टेज। तो आपने देखना है कि भी अगर पेशेंट को किसी भी स्टेज में ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो आप जरूर देंगे पेशेंट को, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट समटाइम्स कफ कफ आल्सो सीवियर एज फर्स्ट लाइन मेजर टू मिनिमाइज और ट्रीट एटलासिस बाय द इम्प्रूविंग वेंटिलेशन। तो आपने खांसी वगैरह या सीवियर फर्स्ट जो हमारे मेजर्स होते हैं वो आपने ध्यान देने हैं, और जो हमारा मिनिमाइज जो ट्रैक होता है उस पर एटलैक्सिस यानी कि हमारा जो लंग्स के एरिया में पाए जाने वाले एल्वियोल्स होते हैं अगर वो कोलैप्स हो रखे हैं, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो इन सभी चीजों को आपने ध्यान में रखते हुए पेशेंट की केयर करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो सीवियर कंडीशन होती है उन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे नेक्स्ट जो आप ध्यान दोगे वो हमारा हो जाता है थ्रो का सैनिटाइसिस। तो इसका तो आपको पता ही, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फॉर रिमूवल ऑफ फ्लूइड बाय द नीडल एस्पिरेशन, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है तो नीडल के द्वारा उसे निकाला जाता है। तो इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड है तो। नेक्स्ट इन्होंने बताया गिव एडुकेट एजुकेशन सुपरविजन एंड कोचिंग टू कैरी आउट ऑफ द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आप पेशेंट को सारी की सारी चीजें बताओगे, आप पेशेंट को शिक्षा दोगे सारी, आप सुपरविजन करोगे सारा का सारा, आप उनको कोचिंग दोगे, यानी कि आपको सारी चीजें बतानी है कि कैसे पेशेंट को सांस लेना है, उसको एक्सरसाइज कैसे करनी है, उसको अपनी सारी पोजीशन कैसे रखनी है, कैसे उठना है बैठना है, मेडिसिन थेरेपी कैसे लेनी है। तो ये सभी जो सारी चीजें होती हैं ये मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं, और ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं। कुछ हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट होते हैं और कुछ हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट होती है जिसमें सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है पेशेंट की, ठीक है। तो पेशेंट की हमारी फिजिकली और मेंटली जो भी कंडीशन होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर है हमारे नर्सिंग डायग्नोज। तो जो नर्स होती है उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है पेशेंट की, तो इसमें हम देखेंगे डायग्नोज के अंदर कि सबसे पहले हमारा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इंडिकेट लंग्स एक्सपेंशन कोलैप्स ऑफ क्लोजर ऑफ एल्वियल। तो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस में देखा जाएगा कि जो ब्रीदिंग पैटर्न है उससे रिलेटेड लंग्स में किस तरीके की गतिविधि हो रही है, या फिर जो कोलैप्स होते हैं वो क्लोजर देखे जाएंगे कि एल्वियल्स जो है उसकी कोलैप्स कंडीशन कैसी है। तो ये सारी की सारी नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आप देखेंगे। नेक्स्ट में हमारा आ जाता है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरनेस रिलेटेड टू एक्सेस म्यूकस सेक्रेशन स्पूटम प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा एयरवे है वो कितना साफ है, और एक्सेस म्यूकस सेक्रेशन तो वहां नहीं हो रहा है, स्पूटम का प्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने डायग्नोज करनी है। नेक्स्ट डायग्नोसिस में आप देखेंगे गैस एक्सचेंज से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन तो नहीं है और कोलैप्स एल्वियोल्स तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑक्सीजन के इनहेल करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है एक्टिविटी टॉलरेंस देखेंगे आप रिलेटेड टू हाइपोक्सिया ऑफ इम्बैलेंस O2 सप्लाई एंड द डिमांड फटीग। तो आपने सारी की सारी एक्टिविटीज देखनी है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो टॉलरेबल है, पेशेंट सहन कर सकता है अच्छी तरीके से। और हाइपोक्सिया कंडीशन जरूर देखेंगे, यानी कि ब्लड और टिश्यूज के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन की जो जितनी भी डिमांड होती है इम्बैलेंस O2 सप्लाई आपने जरूर देखनी है। और थकावट वगैरह जो पेशेंट के अंदर होती है तो उसका भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मेनली जो थकावट होती है वो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो डिफिशियंट जो नॉलेज होती है वो आपने देनी है रिलेटेड डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट
और अदर सेल्फ केयर एंड नीड, तो सभी चीज़ों के बारे में पेशेंट का नॉलेज देखनी है कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में, अपनी बीमारी की कंडीशन के बारे में, उसके इलाज के बारे में और उसे अपनी केयर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसकी नॉलेज देखनी है सारी की सारी। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे। अगर पेशेंट में किसी भी चीज़ की आपको कमी दिखाई देती है या आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो सेल्फ केयर नहीं कर सकता है, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी फिर नर्स की ही होती है। तो सबसे पहले आप डायग्नोज करोगे और डायग्नोज के हिसाब से ही पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट देना है और आपने साइकोलॉजिकल या फिर हमारा फिजिकली जो सपोर्ट होता है वो भी पेशेंट को आपको देना होता है। तो ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इस डिजीज के अंदर हमने सारा का सारा हमारे जो एल्वियोल्स के अंदर होने वाला जो कोलैप्स होता है उसके बारे में पता चला है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।